हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो बच्चों, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। जब तक आप इस सब के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो पेन कॉपी लेकर के सभी नोट कीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों, बहुपद के बारे में कि बहुपद कहते किसे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद, क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिएगा सभी लोग, बहुपद। ठीक है बच्चों, तो सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बहुपद। ठीक है, अब हम बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद कहते कहते किसको हैं। तो बहुपद चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चर मैं बताता हूँ आपको चर क्या होता है। ठीक है, तो सुनते हैं हम चर क्या होता है। ठीक है, चर, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी भी इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, कोई भी इक्वेशन अगर होती है तो वहां आपको एक्स देखने को मिलता है, उसमें आपको वाई देखने को मिलता है, उसमें जेड देखने को मिलता है, उसमें अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, पी, क्यू, एस, टी, कुछ भी हो। जितने ये अल्फाबेटिकल फंक्शन होते हैं और ये अल्फा बीटा गामा, ये सब चीज हो, तो ये सब जिस भी इक्वेशन में आपको देखने को मिल जाए, वो आपके चर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने कोई भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कहीं लिखा है 2x+3। ठीक है, ये लिखा है 2x+3, तो ये जो x होगा, यही बच्चों आपका क्या कहलाएगा, ये जो x है यही आपका चर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे कि इस इक्वेशन में जो 2x में x है, ये जो x है बच्चों, यही आपका चर कहलाता है। ठीक, अब बच्चों हम बात करते हैं अचर की। ठीक है, अचर। ठीक है बच्चों, तो जैसे जो भी नॉर्मली आपकी संख्या होती है, जैसे 2, 4, 5, 6, ये जितनी भी गिनतियां होती हैं, जिनको हम नंबर्स बोलते हैं, ये सब बच्चों क्या कहलाते हैं आपके, ये अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमारी क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा कि बहुपद की परिभाषा, चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा ऐसा समूह चर और अचर का, जिसमें हम जिसको एक्स भी हो उसमें और कोई नंबर भी हो, उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आप देख रहे हो 2x+3, ये लिखा हुआ है 2x+3 में एक्स चर भी है और अचर 2 भी है और 3 भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, बहुपद हो गया। चलिए, अब यहाँ आप देख रहे हो कि एक्स की कितनी घात लगी हुई है, जब कुछ नहीं है तो एक्स की घात यहाँ 1 होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं अगला इक्वेशन लिख दूं, जैसे मैं आपको कहूँ 2x² + x, ये भी एक बहुपद होगा। ये अपने आप में इसकी कितनी घात है, 2 घात है, तो ये बहुपद हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूं 3x³ + 2x², ये भी अपने आप में एक बहुपद हो गया। क्यों हो गया बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें चर आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, अभी जो आपको मैं अगली डेफिनेशन बता रहा हूँ इसी के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ आपने देखा x की कितनी घात है, 1 घात है। यहाँ x की कितनी घात है, 2। यहाँ कितनी घात है, 3। तो यहाँ से मुझे एक पता चल रहा है कि ये सारी घातें जो हैं, ये काय में हैं, ये बच्चों एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो दूसरी परिभाषा आप ऐसे बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और दूसरी परिभाषा आपकी ये है, ध्यान दीजिएगा। और या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बहुपद की परिभाषा को, चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो, चर एवं अचर के समूह वाले व्यंजक। ठीक है, चर एवं अचर के समूह वाले व्यंजक में यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो बच्चों, यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे व्यंजक को बच्चों बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर एवं अचर के समूह वाले व्यंजक में यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे व्यंजक को
बहुपद कहते हैं। अब चर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने दे दिया है, पहला एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x², ठीक है, 2x² प्लस 3x³ माइनस 7x। ये आपको इतना एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक समझा दिया आपके लिए, जरा ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पर। ये मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया बच्चों, 2x² प्लस 3x³ माइनस 3x, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि चर की जो घात होगी वो बच्चों एक पूर्ण संख्या होगी। तो देखो जरा, क्या पूर्ण संख्या है दो? बिल्कुल है। एक्स की कितनी घात है? दो, तो ये भी एक पूर्ण संख्या हो गई। एक्स की घात है तीन, ये भी एक पूर्ण संख्या हो गई। एक्स की कितनी घात है यहाँ? वन, तो ये भी एक पूर्ण संख्या हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, यही जो एग्जाम्पल है यही हमारा बच्चा बहुपद कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद होगा क्या नहीं, वो ये वाला एग्जाम्पल समझ लो आप, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 2x² माइनस 2/x, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिख दिया बच्चों ये 2x² माइनस 2/x, ठीक। तो यहाँ x क्या है? x की पावर यहाँ 1 लगी है। जब इस x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। और किसी की भी पावर माइनस में आ गई, इसका मतलब वो नंबर पूर्ण संख्या हमारा नहीं रहा। तो हमेशा याद रखना ये बहुपद नहीं होगा, ये वाला एग्जाम्पल बहुपद नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, ये वाला एग्जाम्पल बहुपद होगा और एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x की घात -1 हो रही है, जैसे ही मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो बच्चों घात -1 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर x की घात माइनस में जा रही है इसका मतलब वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों पूर्ण संख्या क्या है। तो संख्याओं के बारे में बच्चों में पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में क्लास 10 मैथ, ये प्ले लिस्ट है, और आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहां देखिएगा क्लास 10th मैथ लिखा होगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में। यहाँ जाकर के आप सारी वीडियोस वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको उसमें पूर्ण संख्याओं के बारे में भी बताया है, तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो जो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक, यानी कि जो संख्याएं जीरो से चलती हैं, स्टार्ट होती हैं जीरो से और 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चली जाती हैं, यही हमारी बच्चों क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी एक्स की घात होगी, एक्स हमारा चर कहलाता है, चर की जो भी घात होगी बच्चों वो इस लेवल की होगी, जीरो होगी या वन होगी या टू होगी, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ x को ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x की घात -1 हो जाएगा। x की घात -1 होगा नहीं, और -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर x आपके अपॉन में आ रहा है या x की पावर जितनी भी है अगर वो बट्टे में आ रही है, और अगर या फिर वो माइनस में पावर लगी हो, तो वो कभी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपका व्यंजक होगा उसमें x यानी चर की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद वो नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बच्चों अगली हेडिंग है बहुपद की घात, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कहीं मैंने आपको लिखा 2x³ प्लस x² माइनस x+2, ये मैंने आपको एक बहुपद लिख दिया। अब मैंने पूछा इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहोगे इस बहुपद की घात होगी बच्चों 3। कितनी होगी इसकी घात? इसकी घात होगी 3। क्यों? क्योंकि जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस चर में बेटा सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो इसकी घात कितनी होगी? 3। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए, तो हमारी जो परिभाषा थी वो क्या है? चर की घात। तो चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं। जैसे कि मैंने कोई बहुपद लिखा बच्चों आपके सामने, ये 2x प्लस वो सॉरी 5x+2, ठीक है। 5x+2 में जो हमारा चर है, चर क्या है? x, x चर कहलाता है और जितनी गिनती होती है वो सब अचर कहलाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही।
तो चर की घात कितनी है बच्चों, यहाँ एक है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो घात एक लगी होगी, तो एक्स की घात यहाँ कितनी है, एक। जब एक्स की एक घात है तो हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कितनी हो गई, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा इसमें, एक्स। यानी एक्स की घात देखेंगे हम, एक्स की घात कितनी है, एक। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स की बहुपद की घात, यहाँ हमने हेडिंग डाली बहुपद की घात। तो बच्चों बहुपद की घात हमें यहाँ कितनी मिली, एक, तो हम यहाँ एक लिख देंगे। तो हम कहेंगे बहुपद की घात इसमें कितनी है, एक, ठीक। और जिस बहुपद की घात एक होती है उसे ही हम बोलते हैं बच्चों रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। तो याद रखना, ये जो बहुपद होगा हमारा, ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात एक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलिए फिर बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो यहाँ से मुझे पता चला कि चर की सबसे बड़ी घात ही, क्योंकि मुझे बच्चों क्या ज्ञात करना है, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात कर रहा हूँ बच्चों, बहुपद की घात ज्ञात कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैं बहुपद को देखूंगा, और ये रहा बच्चों मेरे पास बहुपद। बहुपद क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ठीक है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब मैं देखूंगा कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ एक्स है, एक्स ही तो चर कहलाता है, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, दो। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, दो। अब जब बहुपद की सबसे बड़ी घात दो आई, तो जब दो घात आई है तो बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद की घात दो होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो जिस बहुपद की घात दो होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब मैंने एक अगला एग्जाम्पल लिया बच्चों, और मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने, एक्स की घात तीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हो। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे कि चर का सबसे बड़ी घात कितनी है। तो जो भी हमारे पास एक्स है वो चर कहलाता है, और जितनी भी गिनती होती हैं वो हमारी अचर कहलाती है। तो यहाँ दो है, ये अचर होगा, और ये एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये हमारा चर कहलाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है, मीन्स चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ एक्स की घात दो है, यहाँ एक्स की घात तीन है। तो एक्स की सबसे बड़ी घात दो और तीन में कौन सी बड़ी है, तीन बड़ी है। तो एक्स की घात हो गई तीन, यानी कि इस बहुपद की जो घात हो गई बच्चों वो तीन हो गई। ये लिखिए। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी है बहुपद की घात। तो ये बहुपद की घात हो गई बच्चों। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होगी बच्चों, तीन। क्यों, क्योंकि एक्स की सबसे बड़ी घात है तीन। तो बच्चों जिस बहुपद की घात तीन होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक्स की घात एक है, इसलिए जब एक्स की एक घात होगी तो ऐसी बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में एक्स की घात सबसे बड़ी घात कितनी है, दो। तो जिस बहुपद की घात दो होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात तीन होती है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और आगे जिस बहुपद की घात चार होगी उसको हम चौघात बहुपद कहते हैं। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बहुपद को बच्चों हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझना, बहुपद को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्या क्या, एक चर और एक अचर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुपद को बच्चों हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक चर और एक अचर, ठीक है। क्योंकि बहुपद हमारा चर से और अचर से मिलकर के बना है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसा, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि चर एवं अचर के समूह वाले व्यंजकों में यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे भाषा में शॉर्टकट में बोल सकते हो बहुपद की परिभाषा, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। उम्मीद है समझ पा रहे होगे आप। तो बहुपद को हमने काय में इंक्लूड कर दिया बेटा, चर में और अचर में, क्योंकि बहुपद हमारा चर से मिलकर बना होता है और अचर से। अभी मैंने आपको बताया था चर क्या कहलाते हैं, तो एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा, ये जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों ये चर कहलाते हैं। और जो अचर, जो गिनतियां होती हैं हमारी, जैसे -5, -2/3, 6, 7, जितने भी अगर ये गिनती होती है ये हमारी बच्चों अचर कहलाती हैं। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करते हैं, बीजीय व्यंजक की, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा सभी लोग, बीजीय व्यंजक, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो हम बीजीय व्यंजकों के बारे में जानते हैं बच्चों, क्या होता है कि ऐसे पद जो चर अचर के योग, ऐसे पद या ऐसे बहुपद जो चर अचर के योग, अंतर, भाग के संयोग से बने हों उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा इतना आपके। फिर से सुनिएगा कि ऐसे पद जो चर अचर के योग, अंतर, भाग के संयोग से बने हों उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम बीजीय व्यंजकों को बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे कि बीजीय व्यंजक होते कैसे हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया अभी
कि ऐसे पद जो चर अचर के योग अंतर भाग के संयोग से बने हो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप इतना। अब जानते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ये दे रखा है बच्चों, पहला एग्जाम्पल दे रखा है 2x² - 5x। ठीक है, 2x² - 5x, ये हमारे क्या है, ये बीजीय व्यंजक होंगे। ये क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे। बोल रहा है ऐसे पद जो चर अचर के योग, अब यहाँ चर क्या है x, अचर कितना है 2। इसी तरीके से यहाँ पे चर कितना है x और अचर कितना है 5। तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, यहाँ 2 है, यहाँ चर की घात कितनी है 1। तो बोल रहा है चर के योग, तो योग इस वाले एग्जाम्पल में हमने योग कर दिया, यहाँ यहाँ अंतर कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। तो ये भी आपका एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक का है, ये भी एग्जाम्पल आपका बीजीय व्यंजक का है, ये वाला एग्जाम्पल भी आपका बीजीय व्यंजक का है। उम्मीद है बच्चों इतना क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है, और बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। हमें बेटा सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो और कुछ नहीं है, कोई पैसे वगैरह तो हम मांगते नहीं है, इसलिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बस, और कोई बात नहीं है, बस इतना करिएगा हमारे साथ। ठीक है, अब बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार। वैसे तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट बच्चों हमने बहुपदों के 3 प्रकार बताए हैं अभी आपको इस वीडियो में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखिएगा लास्ट तक देखिएगा वीडियो बच्चों, बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखोगे आप। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले तो बच्चों। ठीक है, आप बस एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखें बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार हमने पहला प्रकार माना बच्चों एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद। ठीक, फिर ये क्या है, द्विपदी बहुपद। फिर है अगला त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या है, किसे कहेंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x²। ठीक, क्योंकि इसमें एक ही पद है इसलिए ये एक पदी बहुपद हो गया। ठीक, कॉमा, फिर मैंने लिखा 7x, इसमें भी केवल एक पद है, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, या ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मैंने लिया -3y। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी केवल और केवल एक पद है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, x², 7x -3y, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये एक ही पदी बहुपद कहलाते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें केवल एक ही पद है, यहाँ x है, यहाँ 7x है, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये भी एक पद हुआ। अब आप कहोगे सर 7 और x अलग अलग हैं, बेटा ये एक साथ लिखा हुआ है इसलिए ये एक पद माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, इंटू का निशान लगा हुआ है, यानी कि 7x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल और केवल एक पद माना जाएगा। तो 7x ये इतना पूरा एक पद माना जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 3y ये पूरा इतना एक पद माना जाएगा, और ये यहाँ x² तो ऑलरेडी है ही एक पद की तरह लग रहा होगा आपको। तो ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल एक पदी बहुपद के हैं। क्लियर, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों द्विपदी बहुपद की। किसकी बात करते हैं, द्विपदी बहुपद। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमने एक पद हमारा क्या होगा x²। ठीक है, और दूसरा पद हमारा क्या होगा x। तो ये पूरा कितना हो गया, इसमें कितने पद हो गए, इस बहुपद में बच्चों 2 पद हो गए, कौन कौन से, x² + x। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बहुपद हमारा कैसे होगा, द्विपद बहुपद। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये 3x²। ठीक है बच्चों, ये पूरा एक बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से माइनस के 2x, एक ये कहलाएगा। दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो 3x² - 2x, ये पूरा क्या बन गया, कितने पद हो गए, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद हो गए। तो ये क्या हो गए बच्चों, द्विपदी बहुपद। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर बच्चों आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो बच्चों, 3 हो। तो देखो एक तो ये रही 2x की घात 3 की। ठीक है, एक पद ये हो गया, और बच्चों 2x², एक पद ये हो गया, और यहाँ केवल 7। तो ये कितने पद हो गए बच्चों आपके, और बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, 1 2 3। जब ये 3 पद हो गए तो ये टोटल आपका काय का एग्जाम्पल हो गया, त्रिपदी बहुपद का। बच्चों उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अगली हेडिंग डालिएगा शून्य बहुपद। ठीक है, ये हेडिंग डलेगी शून्य बहुपद। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों शून्य बहुपद किसे कहते हैं।
ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, यहाँ बच्चों घात होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा घात। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा फिर से। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल रहा। जैसे मैंने बच्चों आपको लिख दिया 8-5 या 2/3। कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप कोई भी गिनती ले सकते हो, कोई भी नंबर एक ले सकते हो, कोई भी एक संख्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत तक कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। मीन्स जितनी भी संख्या हैं सभी शून्य बहुपद हैं। क्या है बच्चों, जितनी भी संख्या है सभी शून्य बहुपद कहलाती हैं आपकी। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों ये समझने की कोशिश करते हैं कि शून्य बहुपद हैं तो हैं क्यों। हमारी जो डेफिनेशन थी उस पर जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। डेफिनेशन ये थी बच्चों कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल बेटा मैंने ये दिया आपको, जैसे 8 है, -5, 2/3, यानी कोई भी नंबर हो सकता है आपका, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, जो भी आपकी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी शून्य बहुपद कहलाती है। क्यों? क्योंकि परिभाषा में बेटा ये लिखा हुआ है चर की घात, और चर क्या कहलाता है, एक्स हो या फिर साथ में या वाई हो या जेड हो, अल्फा बीटा गामा, मीन्स कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो, अगर वो इसके साथ में लिखा हुआ है तब वो शून्य घात नहीं कहलाएगा, अगर वो नहीं लिखा है तो वो शून्य घात कहलाएगा, क्योंकि वहां चर की घात जीरो हो गई। तो परिभाषा हमारी यही है, जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य यानी जीरो हो, ऐसा बहुपद हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है 8। ठीक, इस 8 को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, 8 × 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस एक को मैं लिख सकता हूँ, 8 ऐसी रहे, गुणा ऐसी रहा, इस एक को मैं लिख सकता हूँ एक्स की घात 0। क्या लिख सकता हूँ, एक्स की घात 0। इस एक्स की घात 0 का मान ही तो 1 होता है, तो जब मैं एक्स की घात 0 का मान 1 है तभी तो मुझे ये 8 मिला। नहीं समझे, इस 8 से मुझे ये 8 लेके आना है, या इस 8 से मुझे ये 8 लेके आना है, तो ये आया कैसे, क्योंकि 8 की मैं 1 से गुणा करूंगा तो 8 आएगा। ठीक, इस एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की घात 0, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान 1 हो गया, जब आप यहाँ 1 लिखोगे तो 8 एकम 8, तो आपको यहाँ 8 मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चर की इसमें घात कितनी है, 0। इस 8 में चर की घात कितनी है, 0। या फिर मैं इस एग्जाम्पल को बच्चों ऐसे लिख सकूँ, ऐसे लिख दूँ 8 इंटू एक्स की घात 0। 8 इंटू एक्स की घात 0, ये क्या है, ये चर की घात इसमें 0 हो गई, और चर की घात 0 हो गई यानी कि 8 इंटू किसी की भी घात 0 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1। किसी की घात 0 का मतलब होता है 1, और 8 एकम 8, तो मैं 8 मिल गया, नहीं यहाँ पे भी हमें 8 मिल रहा था। ठीक है, तो बात एक ही है, ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, बात एक ही है। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। किसकी बात करते हैं बच्चों, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। यदि कोई मैंने एक नंबर लिया पी एक्स बराबर x+3। ठीक है, मैंने माना कि यदि पी एक्स बराबर x+3 हो, तो इसमें चर की जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। बात समझना, इसमें चर की जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स बराबर x+3। ठीक है, तो चर की इसमें कितनी घात है बच्चों, चर की इसमें केवल और केवल एक घात है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अगर बच्चों मैं यहाँ चर की घात 2 कर दूं, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर कर दूं, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दूं, तो चर की घात कितनी हो जाएगी, 2। अगर बच्चों यहाँ एक्स की घात 3 कर दूं तो चर की घात कितनी हो जाएगी, 3। अगर मैं यहाँ एक्स की घात 4 कर दूं तो चर की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने पी एक्स बराबर x+3 माना था, तो मैं फिर से मानूंगा पी एक्स बराबर, ठीक है बच्चों, मैं मानूंगा पी एक्स बराबर x+3। ठीक है, तो पी एक्स बराबर मैंने कितना माना बच्चों, x+3 में पी एक्स बराबर मैंने 0 पुट किया, यानी इस पी एक्स की जगह मुझे कितना मान लिया है, 0 हो। मैंने माना कि पी एक्स बराबर 0 हो, तो यहाँ मैं 0 रख दूंगा, तो यहाँ से मैं मानूंगा x+3 बराबर पी एक्स, ये पी एक्स है। ठीक है, तो x+3 ऐसे रहेगा, इस पी एक्स का मान बच्चों मैंने कितना माना है यहाँ, 0, तो इस पी एक्स की जगह में रख दूंगा 0। तो x का मान यहाँ से कितना निकल आएगा, यहाँ प्लस का है, बराबर से इधर को लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, यहाँ बराबर से इधर है,
तो यहाँ कितना है, प्लस का है 3, जब बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -3, जो कि उपरोक्त बहुपद का शून्यक होगा। अगर इस बहुपद का आपसे कोई शून्यक पूछे कि px बराबर x प्लस 3 का शून्यक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे x बराबर -3। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में x बराबर -3 रखने पर ये 0 हो जाएगा, और जब कोई भी इक्वेशन x का मान रखने पर 0 हो जाए तो वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है, क्या होगा बहुपद का शून्यक, x बराबर -3, क्योंकि उपरोक्त समीकरण में x बराबर -3 रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा। ये उपरोक्त समीकरण हमारी ये रही। अगर इस समीकरण में px बराबर x प्लस 3 है, अगर मैं यहाँ x प्लस 3 में x बराबर ये -3 रख दूंगा तो -3 और +3 कट गया, 0 हो गया, तो बहुपद हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बहुपद को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा और हमें पता होना चाहिए, तो थोड़ा ग्राफ बनाते हैं और पढ़ने की कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, समझते हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों। ग्राफ बनाना यानी चतुर्थांश भी हम इसको बोलते हैं। ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तो आपको पता चलेगा। इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहिए, ये आपका कोई ग्राफ है। अगर आप ग्राफ पेपर लोगे तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। वैसे आप मोस्टली इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका केंद्र O कहलाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं, मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, मूल बिंदु O कहलाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये आपका बच्चों एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। ये आपका बच्चों माइनस एक्स अक्ष कहलाता है। ये वाई अक्ष कहलाता है, और ये बच्चों माइनस का वाई अक्ष कहलाता है। इतना आप समझ रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप ग्राफ की कॉपी लोगे तो ये खानों में डिवाइड होगा। यहाँ इस साइड में जब आप एक्स अक्ष 0 से एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो ये सब धनात्मक होंगी संख्या। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ये सारी धनात्मक होंगी। इसी तरीके से आप एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चलोगे तो यहाँ नंबर सारे आपको माइनस में नजर आएंगे। ये -1 होगा, ये बच्चों -2 होगा, ये बच्चों -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप वाई अक्ष पे चलोगे तो ये आपको प्लस का 1 नजर आएगा, ये आपको 2 नजर आएगा, ये आपको 3 नजर आएगा, ये आपको 4 नजर आएगा। ऐसे आप ऊपर चलते चले जाओगे और नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से अब जब आप नीचे आओगे बाई अक्ष पर, क्योंकि ये ऋण दिशा है, तो यहाँ पे -1 मिलेगा आपको। उससे नीचे आप आओगे तो -2 मिलेगा, उससे नीचे आप आओगे तो -3 मिलेगा, उससे नीचे आप आओगे तो -4 मिलेगा। इसी तरीके से आप अनंत तक जा सकते हो। ये आपका इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, जिसको आप चतुर्थांश भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका ज्ञान आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमारी एक्सरसाइज 2.1 आएगी तो हमें इसके बारे में बहुत मालूमात होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं, और प्रश्नावली हमारी जो भी है वो अब आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आई आपके सामने एक्सरसाइज 1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बेहद आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग बस ध्यान के साथ देखते रहिएगा, बस ध्यान से देखिएगा। अब हमें सवाल जो कह रहा है उसको रीड करना है और उसका आंसर हमें मिनट से पहले बना देना है। ठीक है, तो सवाल पढ़ें आप। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.01, ये क्या है, 2.10 है। ठीक है, में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, तीसरा है, इसी तरीके से ये 6 क्वेश्चन है। हमें इसमें शून्यकों की संख्या बच्चों ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें बच्चों इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम शून्यकों की संख्या ज्ञात जब कर पाएंगे जब कोई भी रेखा, कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है कि जितने बिंदुओं पर कोई भी रेखा एक्स अक्ष पर काटेगी, ठीक है, वही उसके शून्याक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वही उसके शून्यक कहलाएंगे। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो हम ये देखेंगे, क्या ये हमारा रहा एक्स अक्ष, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या है बच्चों, ये एक्स अक्ष है। क्या इस एक्स अक्ष को कोई रेखा काट रही है,
नहीं काट रही है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 0। तो यहाँ लिख दोगे आप 0। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या हो गई 0 और यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक, अब दूसरे सवाल नंबर सेकंड पे आते हैं। ये आपका ग्राफ रहा। ठीक है, अब इसमें ये रेखा जा रही है, ये वाई अक्ष को यहाँ काट रही है, तो हमें वाई अक्ष नहीं लेना होता है, हमें केवल और केवल एक्स अक्ष को देखना होता है कि एक्स अक्ष को कोई रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो हमने देखा तो बच्चों एक्स अक्ष को केवल और केवल इस एक बिंदु पर काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1। तो हम ये लिख देंगे 1 और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। केवल और केवल बच्चों हम एक्स अक्ष पर देखते हैं कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो बच्चों ये एक्स अक्ष पर केवल और केवल इस एक बिंदु पर काट रही है, क्योंकि ये एक्स अक्ष रहा, ये हमारी रेखा रही, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों इस एक्स अक्ष को, ये रही एक्स अक्ष को, ये रेखा कहाँ कहाँ काट रही है? एक यहाँ काट रही है, ठीक है, एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है। टोटल कितने बिंदुओं पर काट रही है? 1 2 3। तो इसकी बहुपदों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 3। इसमें बहुपदों की संख्या कितनी हो गई? 3। और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 4। यहाँ देखेंगे बच्चों हम कि ये जो हमारा जो रेखा है, ये वक्र टाइप बन रहा है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मीन्स काट रहा है। तो बच्चों ये एक्स अक्ष हमारा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2, क्योंकि सवाल में हमसे बोल रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ को देख के हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। और ये शून्यकों की संख्या बच्चों एग्जाम्पल में आपको पूछ सकता है, जब आपको बोर्ड एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको हल्के में ना लें, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरा ध्यान से पढ़ें। तो बच्चा यहाँ एक्स अक्ष को ये रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, टोटल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो रेखा है बच्चों, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखा हमने, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ कर रही है। तो टोटल कितने बिंदु हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसकी 4। और यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, अब अगले पार्ट पे आते हैं बेटा, पार्ट नंबर 6। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, ये रेखा इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों हमने देखा कि एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। टोटल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 इसका राइट आंसर। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 3। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो को शेयर भी करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।